नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस ने 27 दिसंबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। यह बैठक ऐसे वक्त पर की जा रही है जब कांग्रेस चौतरफा घिरी है। संगठन की बढ़ती चुनौतियां, सीनियर नेताओं की नाराजगी और चुनावी राज्यों में आपसी गुटबाजी ने कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ा रखी हैं। सीडब्ल्यूसी बैठक को कांग्रेस बेहद अहम बता रही है। पार्टी नेताओं की माने तो संसद से पारित विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर भी चर्चा होगी, जिस पर पार्टी की आधिकारिक लाइन तय की जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर दिया है, जिससे ममता खेमे में खलबली मच गई है। बौखलाई टीएमसी ने बीजेपी नेता अमित मालवीय पर तनाव फैलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर तक दर्ज करा दी। इस बीच नादिया में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जिससे ममता की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, वो भी 27 दिसंबर को। ये बैठक क्यों अहम बताई जा रही है? देखिए, मुझे तो अहम नजर नहीं आ रहा है जरा सा भी इसमें कुछ। ये तो डेस्परेट मूव्स हैं। पार्टी की मति मारी गई है। बताया ये जा रहा है कि भाई ये जो जी राम जी जो योजना आई है उसके विरोध में हम सड़कों पे उतरेंगे। वो हम लोगों की तरफ पूर्वांचल में ये कहते हैं कि भाई जब सांप बिल के अंदर घुस गया उसके ऊपर आप लाठी पटकने से आपको क्या फायदा होगा, है ना। तो ये तो बिल पास हो गया, अब क्या करोगे तुम? जिस समय हंगामा करना था तो उस समय तो आपके लाडले जो है वो राजकुमार वो जर्मनी में वो टीवीएस बाइक के ऊपर रील बना रहे थे। 27 तारीख को ही क्यों? 27 से पहले क्यों नहीं? क्योंकि 25 को क्रिसमस के दौरान राहुल गांधी नहीं होंगे, 26 की रात में आएंगे और 27 को आप जो है सीडब्ल्यूसी बैठक कर दोगे। लेकिन ये सीडब्ल्यूसी बैठक का आपको इनसाइट बता दूं कि आजकल जो सीडब्ल्यूसी बैठक होती है सब चुप बैठे रहते हैं। राहुल गांधी आते हैं और बोल करके निकल लेते हैं। जिस व्यक्ति को न संगठन का पता, न विचारधारा का पता, न राजनीति का पता, वो डिसाइड कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी का क्या लाइन एंड लेंथ होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी बैठक तो आज बुलानी चाहिए थी, आज बुलानी चाहिए, 2 दिन पहले बुलाना चाहिए था। आपकी पंजाब में पार्टी टूट गई है। आज फिर आप देखिए कि कल शाम में उधर सेशन चल रहा है कर्नाटक के अंदर और सिद्धरामैया फिर बोल गए कि कोई 2.5 साल का जो है कोई ये नहीं। उधर फिर नाराज हो गए डीके शिव कुमार। भाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सब बात क्यों हो रही है, जबकि आपने मना कर रखा है। पिछली बार जब ये चल रहा था कि भाई दोनों ब्रेकफास्ट करो जी, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा। लेकिन अंदर खाने से खबर आई कि नहीं, इस असेंबली सेशन के बाद वहां डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आपके मुख्यमंत्री वो अब डिक्लेयर कर रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप तिरुवनंतपुरम में नहीं जीत पाए, वहां बीजेपी घुस गई। मतलब आप चारों तरफ से बर्बाद हो रहे हो और आपको 27 तारीख और यह अखबार वाले लिख रहे हैं कि बड़ा अहम बैठक होना। अरे भाई, अहम तो तब हो जब राहुल गांधी किसी चीज को अहम माने। बिल्कुल। जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, जो चीजें बताई जा रही है उसके लिए तो पहले ही होना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी अपने सीडब्ल्यूसी की बैठक को अहम नहीं मान रही है तो उसका मतलब ये कि ऐसे बकवास का एक्सरसाइज है, कोई उससे फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, बेकार की एक्सरसाइज है। राजीव सर, जो सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है, इसकी टाइमिंग और चौतरफा घिरी कांग्रेस के लिए ये मरहम का काम करेगी या जख्म को और बढ़ाएगी? देखिए, कांग्रेस की बैठक नहीं है, इसलिए कांग्रेस ज़्यादा प्रभावित होगी या नहीं होगी ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार प्रभावित होगा। ये पहले भी सीडब्ल्यूसी की एक बैठक
जो लगातार होती रहती थी उसमें ऐसे ही विस्फोटक सिचुएशन दिखाई पड़े थे और G23 में बैठे हुए ये सारे नेताओं ने बगावत के सुर अपना लिए थे। क्या हुआ? उस CWC की बैठक में राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग, विवेक टनका थे, उन्होंने बोला, फिर उसके बाद कुछ और नेता उनके इर्द गिर्द थे, इसमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल था। इन लोगों ने ह्यूमिलिएट करना शुरू किया सीनियर लीडर को। कपिल सिब्बल उस समय हुआ करते थे, बोले आप ही लोगों के समय आप ही लोग मंत्री थे, आप ही लोगों के नकारेपन के कारण हम 2014 में चुनाव हार गए, मंत्री तो आप ही लोग थे। मनीष तिवारी थे। इन सब लोगों को इतना बेइज्जत किया कि उसके बाद कई लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर चले गए। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बना ली, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बाद में चले गए, इनएक्टिव हो गए ये कमलनाथ, और उसके बाद मनीष तिवारी थोड़ा साइड में रहे। इस बीच मनीष तिवारी को थोड़ी जिम्मेदारी दी गई, इसलिए संसद के अंदर दिखाया गया, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था और कहा कि देखो भाई, हमें कांग्रेस से आज़ादी चाहिए, हम किस बिल पर क्या निर्धारित करें, हम किस बिल पर किसके पक्ष में वोटिंग करें, यह निर्धारित करने के लिए व्हिप जारी नहीं होना चाहिए। अब इन लोगों को लगने लगा डर कि कांग्रेस में अब ये प्राइवेट मेंबर बिल आ जाता है तो उसके बाद वोट करने वाले कांग्रेसी नेता जितने होंगे वो दिख जाएगा कि ये लोग विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी आजकल शांत नहीं है, उनके लिए भी मोदी सरकार के मंत्री बैटिंग करने लगे हैं। अभी किरण रिजिजू ने कहा कि इनको चुप करा दिया गया। पोल्यूशन पर जो चर्चा होनी थी संसद के अंदर, उसमें प्रियंका वाड्रा का नाम था, यह पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर का कहना है। प्रियंका वाड्रा का लिस्ट में नाम था, स्पीकर्स लिस्ट में, लेकिन क्या हुआ, अचानक से प्रियंका वाड्रा का नाम गायब कर दिया गया। वो फिर टी पार्टी में गई प्रधानमंत्री मोदी के साथ, गडकरी से मुलाकात हुई। ये नॉर्मल मुलाकात नहीं है। अगर मुलाकात होती है तो खाने पीने पर चर्चा होने के लिए नहीं, मंत्री के साथ मुलाकात, एक बंद कमरे में बैठक, वहां से निकलने के बाद आप सभ्य तरीके से भी बोल सकते हो कि हम रोड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए केरल में गए थे, लेकिन वहां खाना पीना, हंसी मजाक, साथ में बेहतर संबंध, ये इशारा कर रहा है कि अभी जो प्रियंका वाड्रा के लिए कांग्रेस में गुट बने थे, दूसरे इस बात से नाराज हैं कि ये जो एजेंडा तय करने वाले कांग्रेस में एक टीम बनी हुई है जिसमें राहुल गांधी लीड करते हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग जो कि वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, जिसने कम्युनिस्ट पार्टियों का नाश कर दिया। किस विचार के साथ आगे बढ़ोगे? अगर कम्युनिस्ट पार्टी अपने विचार के कारण लोगों में इतनी पॉपुलर होती तो एक राज्य तक सीमित रह जाती, बंगाल खाली हो जाता, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी उसे बाहर कर देती। अभी किसी स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टी को देखे केरल के अलावा तो कहीं भी इसका बेस नहीं बचता। ये बात की चर्चा कांग्रेस में हो रही है। अब उनके समर्थक आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस तरीके से आर्टिकल सी वोटर का एडिटर ने लिखा कि जेएनयू का कल्चर, जेएनयू की विचारधाराएं बाहर से अलग है, उसके आधार पर राजनीति करोगे तो वो जेएनयू की राजनीति कर लो, बाहर निकलोगे तो ढाक के 3 पात हो जाएगा। राहुल गांधी उसी ट्रैप में फंसे हैं। तो अभी तो CWC की बैठक में अगर हिम्मत जुटा लिया होगा, कुछ जो कांग्रेस में अभी चर्चा चल रही है, उन लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया तो फिर झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि राहुल गांधी के चमचे बर्दाश्त नहीं कर पाते कि राहुल गांधी उनके नेतृत्व पर कोई सवाल उठाए। इसलिए CWC की बैठक, ये अहमियत इसकी इसलिए है क्योंकि ये गांधी परिवार में राहुल गांधी पर सवाल उठेगा और हो सकता है ये अध्यक्ष के कुर्सी के लिए वेट कर रही प्रियंका वाड्रा के लिए कुछ चांस और बढ़ जाए। तो बैठक से पहले ही टकराव और तेज होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, बंगाल में पीएम मोदी की एंट्री से टीएमसी में इतनी खलबली क्यों? देखिए, टीएमसी के सामने अभी बस एक एजेंडा है कि कैसे उनके जो फर्जी वोटर का जो एक पूरा जखीरा है जी, वो अपना नाम उसमें घुसा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत वही है। अधीर रंजन चौधरी का ऑडियो सुना था ना, 50-60 लाख फर्जी वोटर बना करके रखी हुई है और वो सब एसआईआर के बावजूद भी वो उसकी एंट्री हो गई है। अभी तो बवाल चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने नई टीम बनाई है कि भाई उसमें सूक्ष्म तरीके से जो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो नाम कट गया सो तो कट गया, अब कोई आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन जिनका नाम ऑलरेडी है और उसमें संदिग्ध दिख रहा है
उसकी जांच परख के लिए अलग से टीम जा रही है। ऊपर से बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह को भी चिट्ठी लिख दी कि हमारी जान खतरे में है, ये गुंडे लोग हैं। देखिए, मैं शुरू से कह रहा था ये काम भाई कैपिटल टीवी अगर इन लोगों को देखना चाहिए। जब ये SIR शुरू हुआ तो उससे पहले हमने कहा था कि आखिर में आपको सेंट्रल फोर्स चाहिए होगा, नहीं तो मार मार के आपके BLO को जो है उससे जबरदस्ती कुछ भी करवा लेंगे। तो अब सेंट्रल फोर्स की मांग की गई है, क्योंकि अब बहुत ही क्रूशियल फेज है कि जितने भी जो सस्पिशियस किस्म के जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम है कि ममता बनर्जी खिलाड़ी नंबर 1 है भाई, मालूम चल रहा है। क्या नाम है? तो अनवर खान, उसके पिताजी का नाम क्या है? अहमद खान, और दोनों के एज में डिफरेंस क्या है? 7 साल। और दादा का नाम अकरम खान, वो कितना है? तो दादा और पोते में 15 साल का गैप है। अजीब अजीब कहानी, अजीब अजीब चीजें हो रही है। तो ममता बनर्जी का पूरा फोकस, और प्रधानमंत्री मोदी जो है ऐसे टाइम पे आ गए और उन्होंने जो है माइनॉरिटी अपीजमेंट, इस बार यही ममता बनर्जी को लेकर के डूबेगा। ये ना घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बाबरी का बवाल क्रिएट हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, मुसलमान भी नाराज, क्योंकि आपने ओन नहीं किया। आपके लोग, आपके सारे लोग हुमायूं कबीर को जो है वो गलत बता रहे हैं, बाबरी के खिलाफ आप खड़े हो गए हैं। और वहां देखिए 2 दिन पहले जुम्मे की नमाज थी, वहां पे लाखों लोग आ गए थे, लाखों लोग आ गए थे। तो इसका मतलब यह है कि आप अपीजमेंट करोगे, ये मुसलमान भी जाएगा और हिंदू तो नाराज है ही। और इसलिए ममता बनर्जी जो है वो इस वक्त मोदी और अमित शाह से सबसे ज्यादा डरी हुई है कि पता नहीं कब ये लोग कॉर्पोरेट बॉम्बिंग जो है वो शुरू कर दे प्रचार का। रोज अगर सप्ताह में दोनों में से एक वहां पहुंचना शुरू हुए तो फरवरी में चुनाव की घोषणा होगी। ममता बनर्जी की हालत वाकई बहुत खराब है। बिल्कुल, एक बड़े चक्रव्यूह में ममता बनर्जी फंसी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन राजीव सर, क्या यहाँ पर घुसपैठ का जिक्र कर PM मोदी ने बीजेपी का एजेंडा इन चुनावों में जो है वो एक तरह से साफ कर दिया है कि घुसपैठ बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हर जगह एजेंडे में होता है। ये आज नई बात प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की। नई बात यही की कि अब बंगाल को जीतने की संभावना बढ़ गई है बिहार चुनाव के बाद से, और बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जीत ऐतिहासिक होनी चाहिए, ये छोटी मोटी जीत नहीं चाहिए। मतलब जैसे बिहार में रिकॉर्ड तोड़े, बंगाल में भी रिकॉर्ड तोड़ो। अब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री का मतलब है कि जब वो शुरुआत कर देते हैं तो फिर उनका ध्यान रहता है, उनकी टीम का ध्यान रहता है कि पश्चिम बंगाल में जो बदल रही है, जिन जिन क्षेत्रों में आपकी जरूरत है वहां पर इनको बताया जाता है, और उसके बाद तैयारी शुरू हो जाती है कि कौन कौन सा सेक्टर है, कौन क्षेत्र है। ये माटुआ कम्युनिटी जो 2 धाराओं में बची है, ममता ठाकुर एक तरफ है जो कि ममता बनर्जी के साथ खड़ी है, भाई भतीजा उन लोगों के बीच बटी हुई रही। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने माटुआ कम्युनिटी के साथ जो संपर्क किया, घर घर जाकर बातचीत की, ममता बनर्जी के लिए समस्या बढ़ी और वो सीधे चली गई उनके क्षेत्र में, और वहां जाकर CAA की बात नहीं की, बल्कि ये SIR की बात की कि सबसे ज़्यादा आपको परेशानी होने वाली है। लेकिन उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, कोलकाता हो या फिर 24 परगना हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी अपने अपने स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे। और दूसरी तरफ जिम्मेदारी जो अमित शाह ने संभाली है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, रणनीति कैसी होगी, संगठन में क्या क्या बदलाव चाहिए, संघ के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, ये अमित शाह की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि हमारे पास कोई रणनीति बनाने वाला अभी प्रशांत किशोर नहीं है। प्रशांत किशोर से अप्रोच अभी किया जा रहा है कि अब कौन से फर्जीवाड़ा करोगे। पिछली बार चुनाव जिताने में प्रशांत किशोर ने बहुत बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, जो अभी दिखाई पड़ रहा है कि कैसे कैसे किन विधानसभा क्षेत्रों से कितने वोट काटे जा रहे हैं जो अलग विधानसभा क्षेत्रों में उसका नाम था। ये पूरा शिफ्टिंग का खेल खेला गया था, उसका एक्सपेरिमेंट किया था प्रशांत किशोर ने, अपना नाम ऐड करवा के कोलकाता में।
और उसके बाद हर जगह पर करवाए कि चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखती है, क्या पता यहाँ भी जुड़वा दो वहाँ भी जुड़वा दो। और उसके बाद ये देखो कि अगर 3 चरण में चुनाव होते हैं तो कौन कौन से क्षेत्र पिछली बार किस चरण में हुआ था उसमें भी शिफ्टिंग कर दो, वोट शिफ्ट करो कि उस क्षेत्र में अभी होगा, 4 दिन के बाद दूसरे क्षेत्र में होगा, तो इधर से ले जाकर उधर बसा दो। जो तरीके इन लोगों ने अपनाए थे, इसका वोट बैंक आधार बढ़ा नहीं था बल्कि फर्जी तरीके से बढ़ाया गया था, जिसे अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वोट फर्जी वोट बैंक की फैक्ट्री चला रही है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। चुनाव आयोग को अब समझ में आने लगा है कि धीरे धीरे सेंट्रल फोर्स की एंट्री होनी चाहिए, चाहे हमारे दफ्तरों में हो या हमारे बीएलए के पास हो। और उसके बाद जब चुनाव कराने की समस्या आएगी तो उसमें तो बूथ बूथ पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती होगी। ममता बनर्जी को यही लग रहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया तो भारतीय जनता पार्टी तो यहां भी 190 से 200 सीटें ले आएगी। हम उसी स्थिति में चले जाएंगे जिस स्थिति में आज तेजस्वी यादव रह रहा है। राजू सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी के गिरते ग्राफ और चुनावी राज्यों के साथ साथ मनरेगा पर क्या रणनीति बनती है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी पार्टी नेताओं का क्या रुख रहेगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं बंगाल में पीएम मोदी ने घुसपैठ पर वार करके बता दिया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।